बच्चों, मेरा नाम है रितिका त्यागी। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। एनसीईआरटी में यह चैप्टर नंबर 6 होगा। यह चैप्टर एक लेंथी चैप्टर है। इस चैप्टर में से कम 8 to 11 मार्क्स के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं एक ओवरव्यू आपको यहाँ पर इस चैप्टर का देती हूँ। सबसे पहले हम इसका शुरुआत करेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, कौन कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं, जनरल हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन। सबसे पहले आएगा न्यूट्रिशन इन प्लांट, देन न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। आफ्टर दैट वी स्टडी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। इसको हमें थ्रू आउट पूरा पढ़ना होगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेशन के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्लांट्स का प्रोसेस। इसके बाद हम शुरू करेंगे एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, यानी हम इसमें पढ़ेंगे लंग्स। इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट सिस्टम दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे ह्यूमन हार्ट। वी गो टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स का। नेक्स्ट वी स्टार्ट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी दैट इज नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ह्यूमन किडनी की नेफ्रॉन्स होती हैं, जहां पे हम नेफ्रॉन के पूरे स्ट्रक्चर और पूरी फंक्शन से वाकिफ होंगे। ओवरऑल इस चैप्टर में हम 4 सिस्टम्स को कवर करेंगे। सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लास्ट होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस। जानते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? वे सभी बेसिक फंक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है ताकि उसकी लाइफ धरती पर मेंटेन रहे। उन सभी बेसिक फंक्शंस को मिलाकर हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो आइए जानते हैं कॉमन लाइफ प्रोसेसेस कौन से हैं। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ए लिविंग ऑर्गेनिज्म आर। तो कौन से लाइफ प्रोसेस ऐसे हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कॉमन है? फर्स्ट इज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, यानी खाना लेना, यानी खाना खाना। Nutrition means the process of taking food into the body and releasing out nutrients from it. That is nutrition. Nutrition में हम क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं, उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। जो हमने भोज्य पदार्थ लिए हैं उनमें से हम ऊर्जा को निकलवाएं, दैट इज रेस्पिरेशन। हम क्या करते हैं? जो खाना खाते हैं उसमें से ऊर्जा निकलवाते हैं। ऊर्जा मतलब एनर्जी जो हम अपने बेसिक डेली लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्ट मीन्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। सब्सटेंसेस पदार्थों का मूवमेंट होना एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी के अंदर। जैसा कि मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी बॉडी में है ब्लड। ब्लड का मेजर फंक्शन होता है जो भी हमारे सेल्स की, कोशिकाओं की बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना। हमारी शरीर की कोशिकाओं को अगर सेल्स को अगर फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कोई पर्टिकुलर हार्मोन चाहिए, तो वो सप्लाई कौन कराएगा? ब्लड। दैट इज ट्रांसपोर्ट। तरह से सिमिलर टू दिस प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम से मिलकर बना होता है। वहां पर जाइलम का वर्क होता है वाटर कंडक्शन अलोंग विद मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्पेशली ग्रीन लीव्स। जाइलम वाटर को कंडक्ट कराता है जड़ों से लेकर पत्तियों तक। कुछ मिनरल्स को भी मिट्टी में से उठाकर ऊपर तक वाटर के साथ जाइलम लेकर जाता है। फ्लोएम का मेजर फंक्शन होता है जो भी फूड ग्रीन लीव्स में प्रिपेयर हुआ है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उसको हर प्लांट के बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई कराना, दैट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम। Phloem transport food material from the green leaves of the plant to all the parts of it. Excretion means उत्सर्जन। उत्सर्जन means removal of waste product from the body. अब हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? जो भी हमारा फूड का ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी नहीं पचा पाई, यानी अनडाइजेस्टेड फूड,
द अनडाइजेस्टेड फूड, जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है उसको बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। उत्सर्जन इसे हम हिंदी में बोलते हैं। प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। प्लांट का हर पार्ट अपना वेस्ट प्रोडक्ट अपना इंडिपेंडेंटली रिलीज करता है। मिट्टी में जड़ें अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज आउट करती है, जो पत्तियां हैं, तना है, वो एटमॉस्फेयर में अपना वेस्ट को रिलीज कर देता है। एक्सक्रीशन एक बेसिक फंक्शन है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वे सभी हमारी बॉडी में जो वर्क कर रहे हैं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मैनर में कर रहे हैं, ताकि हम अपने एक बेसिक फंक्शन को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाए। लीजिए, सामने से आपका दोस्त आया, आपकी आंखों ने उसे देखा, अब आप उससे हाथ मिलाना चाहते हैं तो आप चलकर जाएंगे, तो वहां पर आपका जो कोऑर्डिनेशन हुआ वो आपके लेग्स का, हैंड का, आई का एंड टंग का एक साथ होगा, साथ ही साथ ईयर का भी। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने दोस्त को देखा, आई ने यहाँ पे डिटेक्ट किया आपके दोस्त को। इसके बाद आप उसके पास चलकर गए मिलने के लिए, तो यहाँ पे आपके लेग्स काम कर रहे हैं। इसके बाद आपने उससे हाथ मिलाया, तो यहाँ पर आपके हैंड्स फंक्शन में है। नेक्स्ट, आपने उससे बात करना शुरू किया, तो आपने उसकी कुछ बातें सुनी, ईयर फंक्शन में आए। आपने अपनी कुछ बात बताई, आपकी टंग फंक्शन में आई। और इन सभी को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन। तो ये जितने भी फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं अपने डेली लाइफ में, सभी फंक्शंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मैनर में होते हैं, और इनको कंट्रोल करने वाला सेंटर है ब्रेन। इसी तरह से प्लांट्स में भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, लेकिन एनिमल जितना वेल डेवलप एंड इलोबरेट नहीं है। नेक्स्ट, ग्रोथ मीन्स जैसे हम छोटे से बीज से बड़े पौधे को अंकुरित होता देखते हैं, तो ये ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाना। जैसे हम खुद को कह सकते हैं हम छोटे से बड़े हुए, दैट इज ग्रोथ। नेक्स्ट, लाइफ प्रोसेस मूवमेंट मीन्स चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज मूवमेंट। और ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। हालांकि प्लांट्स मूवमेंट शो नहीं करते एक लार्ज स्केल पर, वो एक ही जगह स्टेशनरी हैं, तो प्लांट्स के सिर्फ पार्ट्स ही मूवमेंट शो करते हैं, जैसे पत्तियों का हिलना। मिमोसा पुडी का एक छुई का पेड़, उसकी पत्तियों को टच करते हैं तो मुरझा जाती हैं, दैट इज मूवमेंट इन प्लांट, जो एक रेस्ट्रिक्टेड वे में वो शो करते हैं, यानी वो स्लो डाउन मूवमेंट प्लांट्स में देखा जाता है। इसी तरह से एनिमल्स का मूवमेंट एक फास्ट मूवमेंट होता है जो इजिली ऑब्जर्वेबल होता है। एक जगह से दूसरी जगह हमारा चलना, एनिमल्स को हम देखते हैं सर्च ऑफ फूड में या सर्च ऑफ शेल्टर में, वो एक जगह से दूसरी जगह टहलते रहते हैं, दैट इज मूवमेंट। प्रोसेस रिप्रोडक्शन मीन्स जनन में क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, अपने जैसों को जन्म देते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। और ये होना जरूरी है कि हमारी स्पीसीज अर्थ पर मेंटेन रहे, एंड विच इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। So all these processes are the basic life process which are performed by your living organism, and we considered these process as the life processes. तो हम लाइफ प्रोसेस का एग्जांपल आसानी से बता सकते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन आर ऑल बेसिक लाइफ प्रोसेसेस फॉर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक चार्ट शो किया गया है सभी लाइफ प्रोसेस का हेडिंग वाइज। सबसे पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, खाना लेना। नेक्स्ट, खाने से एनर्जी निकलवाना, दैट इज रेस्पिरेशन, रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। ट्रांसपोर्टेशन, जो हमने खाना खाया, डाइजेस्ट किया, उसको सभी बॉडी ऑर्गन्स तक डिस्ट्रीब्यूशन करना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, मूवमेंट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना, इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एक्सेट्रा, दैट इज मूवमेंट। नेक्स्ट, ग्रोथ मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, जिसके कारण हमारी बॉडी डेवलप करती है, दैट इज ग्रोथ। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, जो भी हमने खाना खाया उसका कुछ ऐसा पोर्शन जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई या जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज एक्सक्रीशन। नेक्स्ट, कंट्रोल, भी फंक्शंस हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, वे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मैनर में कंट्रोल किए जाते हैं, और उनका बेसिक कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन होता है, दैट इज अंडर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन मीन्स जनन, द प्रोसेस गिविंग बर्थ टू यंग वंस टू मेंटेन द स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अपने जैसों को जन्म देते हैं ताकि हमारे जो जीन पूल है, हमारी जो स्पीसीज है, वो धरती पर मेंटेन रहे, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो इसको हम एक सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हैं। सबसे पहला मूवमेंट,
मूवमेंट का मतलब है हम एक जगह से दूसरी जगह गए खाने की सर्च में, खाना लेकर आए, खाने को हमने खाया, दैट इज न्यूट्रिशन। खाने को हमने पचे हुए खाने को, डाइजेस्टेड फूड को सभी बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाया, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, पचे हुए खाने में से एनर्जी निकलवाई, दैट इज रेस्पिरेशन। इसके बाद आ जाता है जो हमने खाना डाइजेस्ट किया है उसको हमने अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज किया, दैट इज ग्रोथ। अनडाइजेस्टेड फूड को हमने बाहर निकाला, दैट इज एक्सक्रिएशन। हमने जो भी फंक्शन परफॉर्म करे अपनी बॉडी के अंदर ये कंट्रोल मैनर में हुए, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड नेक्स्ट, अपने जैसों को जन्म दिया, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो हम इन बेसिक सीक्वेंस में इन सभी लाइफ प्रोसेस को आसानी से याद कर सकते हैं। हमने खाने को सर्च किया, दैट इज मूवमेंट, खाने को खाया, न्यूट्रिशन, डाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम से सभी बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। हमारे सेल्स तक जो डाइजेस्टेड फूड गया है उसमें से एनर्जी रिलीज कराना, दैट इज रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, डाइजेस्टेड फूड से अपनी बॉडी की ग्रोथ। नेक्स्ट, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी में से रिमूव आउट करना, एक्सक्रिएशन। बॉडी के सभी बेसिक फंक्शंस को एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मैनर में परफॉर्म करना, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड लास्ट इज रिप्रोडक्शन, गिविंग बर्थ टू यंग वन। देखते हैं जितने भी हमने लाइफ प्रोसेस की हेडिंग पढ़ी है उनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। फर्स्ट, न्यूट्रिशन। The process of nutrition involves the taking of food inside the body and converting it into smaller molecules which can be absorbed by the body. Nutrition का मतलब क्या है? Taking food into the body, खाने को बॉडी के अंदर लेना, and then convert it into smaller molecules, that is digestion of food. यानी इसमें हम क्या करते हैं, खाने को अंदर लिया, जो भी खाने के बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बिग एंड लार्ज इनसोल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर एंड वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में, which can be easily absorbed by our body, so that these smaller molecules easily used by your body to get energy or to perform the basic functions, that is nutrition. न्यूट्रिशन में हमने जाना, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खाने को बॉडी के अंदर लेते हैं, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी एंड देन कन्वर्ट लार्ज और बिग मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सो दैट बॉडी इजिली एब्सॉर्ब इट, that is involved in nutrition. Next process, respiration. It is a process which releases energy from the food absorbed by the body. Respiration means releasing energy from the food we eat. इसका मतलब जो भी हमने खाना यहाँ पर डाइजेस्ट किया, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया एंड देन हमारी बॉडी ने एब्सॉर्ब किया, अब उस एब्सॉर्ब्ड फूड में से एनर्जी को रिलीज करना, दैट इज रेस्पिरेशन। एंड दिस एनर्जी वी यूज टू परफॉर्म अवर डेली लाइफ एक्टिविटीज। Next, transport. What is it? It is the process in which a substance absorbed or made in one part of the body is moved to other parts of the body. Transport means substances moved from one part of the body to another. जैसा कि हमने खाने को खाया, खाने को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया, कहाँ पर? डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और वहीं से वो हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अब ब्लड क्या करेगा, इस डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट कराएगा टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, एक्सक्रिएशन। व्हाट इज एक्सक्रिएशन? इट इज अ प्रोसेस इन विच द वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रिएशन मीन्स उत्सर्जन। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी सेल्स के पास फूड गया डाइजेस्टिव फॉर्म में, उसमें से कुछ कंपोनेंट फूड का ऐसा होता है जो बॉडी सेल्स के लिए यूजफुल नहीं है, यानी वो उसके लिए वेस्ट है। तो ऐसे कंपोनेंट को फूड के जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, ये हमारी बॉडी सेल्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज एक्सक्रिएशन। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज इट? इट इज अ प्रोसेस विच हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरमेंट अराउंड देम। इसका मतलब है जो भी हमारे एनवायरमेंट में चेंज हुआ, अब उसके अकॉर्डिंग अपना रेस्पॉन्स करना ताकि हमारी लाइफ अर्थ पर मेंटेन रहे, दैट इज अंडर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं डे टू डे लाइफ में, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, या फिर साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, इन सभी एक्टिविटीज में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हर काम में होती है। साइकिलिंग करते वक्त हमें अपने बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना है, स्विमिंग करते वक्त हमें हाथ और पैर के मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है,
एंड कोऑर्डिनेट भी करना है, दैट इज अंडर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जितने भी हम डेली लाइफ में एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सभी हमारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मैनर में ही होती हैं। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, ग्रोथ। इट इन्वॉल्व्स द चेंज फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू अ बिग ऑर्गेनिज्म। एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से बड़े ऑर्गेनिज्म में बदल जाना, दैट इज अंडर ग्रोथ। इट इज ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन। ये जानते हैं व्हाट इज मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म आइदर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और मूव्स इट्स बॉडी पार्ट while remaining at the same place. Movement means when an organism moves from one place to another in search of food, shelter, water, etc. is known as movement. But sometimes organism move its body parts while remaining at the same place. It is also the movement. यानी यहाँ पर कहा गया है मूवमेंट का मतलब होता है जब कोई जंतु या जीव एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, उसको मूवमेंट कहते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हो सकता है जो इजिली ऑब्जर्वेबल होता है। लेकिन प्लांट्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो डाउन मूवमेंट होता है, जहां पर हम प्लांट्स को सेम प्लेस पर रहते हुए सिर्फ उसके बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट ही देख पाते हैं। जैसे कि लीव्स का मूवमेंट, जब विंड मूव करती है तो लीव्स भी मूव करती हैं, दैट इज ऑल्सो मूवमेंट। Next, reproduction. What is reproduction? Reproduction is a process in which an organism give birth to its young ones. Reproduction क्या है? जनन। जनन प्रक्रिया में कोई भी जंतु अपने जैसे जीव को जन्म देता है। This process involves making of more organism from the existing ones. Existing ones means जो पहले से ही organism on the earth हैं, उनसे ही नए organism की उत्पत्ति होना, that is reproduction, so that organism could live on this earth forever. What is the importance of reproduction? So that organism could live on this earth forever. ताकि धरती के ऊपर ऑर्गेनिज्म हमेशा के लिए रह सके, कंटिन्यूटी उनकी रह सके, स्पीसीज का जो जीन पूल है वो यहाँ पे मेंटेन हो सके, एंड इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फूड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मीन्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम शुरुआत कर रहे हैं भोजन। भोजन क्या है, भोजन हमें कहाँ से मिलता है, और फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे पोषण। तो आइए देखते हैं एनर्जीज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी हमने लाइफ प्रोसेस पढ़े, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, ऑल दिस प्रोसेस नीड एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म comes from the food that the organism eats. यहाँ पर कहा गया है जो भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है हमारा फूड। जितने भी लाइफ के प्रोसेस हैं, जितने भी जीव परिक्रम हैं, उन सभी को सुचारू रूप से चालू करने के लिए हमें ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, और यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? हमारे भोजन से, जो भोजन हम खाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज फूड? फूड होता क्या है, किस तरह से हम फूड को डिफाइन कर सकते हैं? Food is a kind of fuel which provide energy to all living organism. Food क्या है? एक ईंधन। Fuel, fuel means ईंधन। Food is a kind of fuel जो क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। Food is an organic substance. Food अधिकतर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं because food is prepared by green plants from simple inorganic substances. Food हमेशा एक सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन बेस्ड कंपाउंड। सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज। सबसे सिंपल भोजन क्या है? ग्लूकोज, C6H12O6. इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपल शुगर। मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च। कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च, दैट इज C12H22O11. इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्लूकोज। यानी अगर हम बात करते हैं भोजन की, तो भोजन क्या है? एक तरह का ईंधन है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऊर्जा देता है। फूड क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बन बेस्ड कंपाउंड होता है। सबसे सिंपल फूड है ग्लूकोज, C6H12O6, जिसको ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्लांट्स के पास होता है, उसको वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। दैट्स व्हाई स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स फूड। फॉर्मूला फॉर स्टार्च इज C12H22O11. Starch is made from glucose.
स्टार्च किससे बना है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज मिल के बनाता है स्टार्च। जो प्लांट्स का एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इसी वजह से स्टार्च को यहाँ कॉम्प्लेक्स फूड कहा गया है, जो सिंपल शुगर से मिलकर बना होता है, यानी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? खाने को लेना, कंज्यूम करना, दैट इज न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? It can be defined as a substance which an organism obtains from its surrounding and uses it as a source of energy or for the biosynthesis of its body constituent like tissues and organs. यानी न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है अपनी सराउंडिंग से, अपने आसपास से, और उन्हें यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में उन्हें उपयोग करता है। किस चीज के लिए? बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कंस्टिट्यूएंट और बॉडी पार्ट्स, अपने बॉडी ऑर्गन्स को डेवलप कराने के लिए। जैसे कि टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, डेड टिश्यूज होते हैं। अब डेड टिश्यू की जगह हमें एक नया टिश्यू चाहिए, तो न्यू टिश्यू प्रोडक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी कहाँ से फुलफिल होती है? हमारे न्यूट्रिएंट से। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर ऑल न्यूट्रिएंट्स। So, example of nutrients is carbohydrate, fat, protein and minerals. All these are nutrients. Let us take a look of modes of nutrition. न्यूट्रिशन के क्या तरीके हो सकते हैं? हम कितनी तरह से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर सकते हैं? Let us take a look. It means methods of obtaining food by an organism. Modes of nutrition means किस तरह से ऑर्गेनिज्म खाने को ऑब्टेन करता है, that is the mode of nutrition. ये डिफाइन हुई मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, किस प्रक्रिया के द्वारा किसी ऑर्गेनिज्म में फूड को ऑब्टेन किया है, दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट, ऑटोट्रोपिक, सेकेंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ नरिशमेंट। द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड are called as autotrophs and the process is known as autotrophic nutrition. यानी ऑटोट्रोपिक के अंदर वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना खाना खुद बनाते हैं। सो इट इज द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द रेडीमेड फूड। Here organisms cannot manufacture on their own food. इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना नहीं बना सकते, वे रेडीमेड फूड को ही ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। लेट अस टेक अ लुक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर देयर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट, सैप्रोफाइटिक, सेकंड पैरासाइटिक एंड थर्ड होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, here organisms obtain its food from dead plants and dead animal bodies. Parasitic में organism obtain its food from any living organism without killing it, that is its host. Holozoic nutrition, in holozoic nutrition organism consume complex food substances and then break down it into simpler form for absorption by its body. तो यहाँ पर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा पोषण प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी डेड प्लांट या एनिमल की बॉडी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, और यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को विदाउट किलिंग, बिना मारे ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता रहता है। दिस इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस एंड देन ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर फूड एंड देन एब्सॉर्ब बाय इट्स बॉडी। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस कंज्यूम करता है, उसको फिर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है बाय डाइजेशन प्रोसेस एंड देन एब्सॉर्ब करता है। एब्सॉर्प्शन के बाद उसकी बॉडी उस एब्सॉर्ब फूड को एसिमिलेट करती है। एसिमिलेट मीन्स अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज करती है। एंड देन इजेशन मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर थ्रू आउट द बॉडी निकाल दिया जाता है। दैट इज अंडर होलोजोइक न्यूट्रिशन। Now we are going to discuss autotrophic mode of nutrition. What is
एन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म obtain its food from the simple inorganic material like carbon dioxide, water present in the surrounding with the help of sunlight. ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से मैन्युफैक्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। Autotrophs, what are autotrophs? Those organisms which can make their own food from carbon dioxide and water. So the organism which can manufacture their own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water are called autotrophs. तो ऑटोट्रॉप का क्या मतलब है? वे ऑर्गेनिज्म, वे जीव जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं किसी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, उनको हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स आर ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं ऑटोट्रॉप्स के। हमने जाना ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से मैन्युफैक्चर करता है। एंड ऑटोट्रॉप्स वे ऑर्गेनिज्म या वे जीव होते हैं जो अपना खुद का खाना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से बना लेते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल जितने भी ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वे सभी ऑटोट्रॉप्स होते हैं। लेट अस डिस्कस द सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज इट? It is that mode of nutrition in which an organism cannot make or synthesize its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water and depend on other organism for its food. ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का, एक ऐसी प्रक्रिया है पोषण लेने की, पोषण ग्रहण करने की, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो वहां पर खाने को ऑब्टेन करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट, हेटरोट्रॉप्स। व्हाट आर हेटरोट्रॉप्स? दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। तो हेटरोट्रॉप्स क्या है? वे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। एग्जाम्पल, ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। एग्जाम्पल, यीस्ट। तो यहाँ पर कहा गया है हेटरोट्रॉप्स वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, तब हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉप कहते हैं। और हेटरोट्रॉप के एग्जाम्पल होंगे जितने भी एनिमल्स हैं और नॉन ग्रीन प्लांट्स, जिन पौधों की पत्तियों में हरा रंग यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वो वहां पर हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। और नॉन ग्रीन प्लांट्स का मेजर एग्जांपल है ईस्ट यानी फंगस। हमने डिस्कस किया हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, वह डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। हेटरोट्रॉप्स के एग्जांपल होंगे जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सभी हेटरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि इनके पास अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पाया नहीं जाता, जिसके कारण वो अपना खाना मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लाइक प्लांट्स। हियर शोइंग types of heterotropic nutrition. First, holozoic nutrition, second, saprophytic, and third, parasitic. Holozoic nutrition, organisms consume the complex food material, then digest it to convert it into simpler food and then absorb it. Saprophytic nutrition, organisms obtain its food from dead plants and animal bodies. Parasitic nutrition, organisms obtain its food, its nutrition from any other living organism without killing it. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसमें हम मेजर 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। सबसे पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है, फिर उसे डाइजेस्ट करके एब्सॉर्ब के बाद एसिमिलेट एंड एसिमिलेट के बाद डाइजेशन करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म किसी डेड प्लांट या एनिमल की बॉडी में से न्यूट्रिशन ड्राइव करता है, न्यूट्रिशन लेता है।
पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी अपने होस्ट, उसको बोलते हैं होस्ट, उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन ड्राइव करता है विदाउट किलिंग इट, बिना उसको मारे। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन all the three types of heterotrophic nutrition. Now let us discuss holozoic nutrition. What is it? Holozoic nutrition means feeding on solid food. It is the nutrition in which organism take a complex organic food material into its body by process of ingestion. Ingested food is digested and absorbed into the body cells of the organism. यहाँ पर कहा गया है होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, किसी ठोस भोज्य पदार्थ को खाना, कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम करना। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स को अपनी बॉडी में लेता है, दैट इज इंजेशन, और इंजेस्टेड फूड को फिर वो डाइजेस्ट करता है यानी उसे पचाता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्सॉर्ब फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एंड देन डाइजेस्टेड फूड को उसकी बॉडी एब्सॉर्ब करती है, और बॉडी एब्सॉर्ब फूड को बॉडी पार्ट्स या बॉडी सेल्स अपनी रिपेयरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए एंड एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैन, कैट, केटल, डियर, टाइगर, लायन, जिराफ, फ्रॉग, फिश एंड अमीबा एक्सेट्रा हैव द holozoic mode of nutrition. Let's say that most of the animals around us shows the holozoic mode of nutrition. ये एग्जाम्पल दिए गए हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है मैन यानी आदमी, कैट, कैटल, डियर, टाइगर, यानी हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म अराउंड अस शोज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अधिकतर सभी जीव जो हमारे आसपास हमें दिखाई दे रहे हैं किसी सॉलिड फूड को कंज्यूम करते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट, एब्सॉर्ब, एसिमिलेट एंड देन इजेस्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं अधिकतर जीव हमारे आसपास के होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हमने यहाँ पर जाना होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी सॉलिड फूड को या हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को कंज्यूम करता है और फिर उसको डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू सिंपल करके एब्सॉर्प्शन के बाद एसिमिलेट एंड देन इजेस्ट कर देता है, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेट अस डिस्कस व्हाट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? It is that nutrition in which an organism derives its food from the body of another living organism, called its host without killing it. यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन को ड्राइव करता है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे से, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका होस्ट कहलाता है। इस होस्ट को वो विदाउट किलिंग यूज करता है अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए। हमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में दो टर्म्स को याद रखना होगा, पैरासाइट एंड होस्ट। व्हाट इज पैरासाइट एंड व्हाट इज होस्ट? पैरासाइट, द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द फूड इज कॉल्ड ए पैरासाइट। पर जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। एंड होस्ट, द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द होस्ट। होस्ट क्या है? जिसकी बॉडी में से, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से पैरासाइट अपना फूड ऑब्टेन करता है उसको हम उसके लिए होस्ट कहते हैं। और यहाँ पर होस्ट को विदाउट किलिंग यूज किया जाता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, वो अपना फूड किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से ड्राइव करते हैं बिना उसको किल करे। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को यूज किया जाता है पैरासाइट के द्वारा अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करने के लिए, उसको हम होस्ट कहते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ पैरासाइट। Parasites can be classified based on their size, characteristics and relationship with the host as endoparasite, ectoparasite and mesoparasites. तो यहाँ पर कहा गया है हम पैरासाइट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके साइज या आकार के आधार पर, कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी विशेषताएं क्या हैं और उनका रिलेशनशिप होस्ट के साथ कैसा है। यानी वो होस्ट की बॉडी के अंदर जाके न्यूट्रिशन ले रहे हैं या किसी होस्ट की बॉडी के बाहर रहकर न्यूट्रिशन लेते हैं, तो हम इसके बेसिस पर पैरासाइट को क्लासिफाई कर सकते हैं थ्री टाइप्स में। पहला एंडोपैरासाइट, सेकंड एक्टो एंड थर्ड मेसोपैरासाइट। तो यहाँ फर्स्ट टाइप एंडोपैरासाइट। एंडो मीन्स अंदर, एंडो मीन्स इनसाइड द बॉडी। सो ए पैरासाइट लिविंग इनसाइड द होस्ट बॉडी। यहाँ पर पैरासाइट होस्ट बॉडी के अंदर रहकर न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ए पैरासाइट विच कॉज मलेरिया इन ह्यूमन।
तो यहाँ पर कहा गया है एंडोपैरासाइट एक ऐसा पैरासाइट जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहकर न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, ऐसे पैरासाइट को हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। एक एंडोपैरासाइट शो किया गया है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक ऐसा पैरासाइट है जो ह्यूमंस में मलेरिया करता है। एक्टोपैरासाइट्स, व्हाट आर एक्टोपैरासाइट्स? एक्टो मीन्स आउटसाइड। A parasite living outside the host body, for example, bedbug, a parasite which cause skin irritation. एक्टोपैरासाइट वे पैरासाइट होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया है बेडबग, जो कहीं ना कहीं स्किन इरिटेशन का कारण बनता है। नेक्स्ट इज मीजोपैरासाइट्स। व्हाट आर मीजोपैरासाइट्स? These enter the opening of the body of a host and embed themselves only partially. यानी मीजोपैरासाइट्स क्या हैं? ना तो ये पूरी तरह से अंदर जाते हैं ना पूरी तरह से बाहर रहते हैं। ये कहीं ना कहीं पार्शली आधे अंदर चले जाते हैं और वहीं पे अपने आप को थोड़ा सा धास लेते हैं होस्ट की बॉडी में। तो यहाँ मीजोपैरासाइट्स होस्ट की बॉडी के थोड़ा अंदर जाकर वहीं पे अपने आप को एम्बेड कर लेते हैं यानी अटैच कर लेते हैं। मीजोपैरासाइट पैरासाइट लिविंग इन एन इंटरमीडिएट पोजीशन, यानी इंटरमीडिएट पोजीशन में रहते हैं, बीच की अवस्था में रहते हैं। बीइंग हाफ एक्टोपैरासाइट, आधे एक्टो बाहर की तरफ, एंड हाफ एंडोपैरासाइट, आधे अंदर की तरफ। एग्जाम्पल है साइमोथोआ, एक्जिकुआ और टंग ईटिंग लाउज। इसका एग्जाम्पल है टंग ईटिंग लाउज जो कि एक पैरासाइट क्रस्टेशियन है। ये पैरासाइट एंटर करता है फिश में गिल्स के थ्रू और अपने आप को अटैच कर देता है फिश की टंग के साथ। यहाँ पर शो किया गया है फिश, ये फिश है और फिश की टंग के साथ अटैच किया हुआ है अपने आप को साइमोथोआ एक्जिकुआ यानी टंग ईटिंग लाउज ने। एक्टोपैरासाइट्स वे पैरासाइट जो अपनी होस्ट बॉडी के बाहर रहकर अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल बेडबग जो कहीं ना कहीं होस्ट के स्किन इरिटेशन का कारण बनता है। नेक्स्ट मीजोपैरासाइट्स वे पैरासाइट्स जो होस्ट पर इंटरमीडिएट पोजीशन में रहते हैं, ना तो पूरी तरह से होस्ट की बॉडी के अंदर ना पूरी तरह से होस्ट की बॉडी के बाहर। एग्जाम्पल है इसका टंग ईटिंग लाउज। ये टंग ईटिंग लाउज को हम बोलते हैं साइमोथोआ एक्जिकुआ। साइमोथोआ एक्जिकुआ फिश का एक मीजोपैरासाइट है जो फिश में गिल्स के थ्रू ओपनिंग के थ्रू अंदर जाता है और फिश की टंग के साथ एम्बेड हो जाता है यानी अटैच हो जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। व्हाट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? प्लांट्स किस तरह से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं? Green plants are autotrophic, synthesize their own food by the process of photosynthesis. यहाँ पर कहा गया है जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि वो ऑटोट्रोपिक हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड। फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है टू बिल्ड यानी बनाना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ बिल्डिंग अप बाय लाइट, प्रकाश की मदद से बनाना। The plants use energy in sunlight to prepare food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll. तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में सनलाइट सूर्य की ऊर्जा को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कंडीशन है क्लोरोफिल की प्रेजेंस का होना। ग्रीन कलर पिगमेंट है क्लोरोफिल is must be present in the leaves of the plant. यहाँ पर हमने जाना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को। न्यूट्रिशन प्लांट्स में कहा गया जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब टू बिल्ड यानी लाइट की मदद से बनाना, प्रकाश की मदद से बनाना। और प्लांट सनलाइट को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से अपना खाना बनाते हैं, लेकिन कंडीशन है उनकी पत्तियों में हरे रंग यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट होना। जानते हैं व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है क्या, किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है फोटोसिंथेसिस की, यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर कहा गया फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना स्वयं का खाना मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। कंडीशन
photosynthesis is sunlight and chlorophyll must be present. Oxygen gas is released during photosynthesis. Photosynthesis के दौरान जो बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है that is oxygen which we use for our respiration process. तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के लिए होता है ग्लूकोज यानी भोजन जिसकी आवश्यकता है, जिसके लिए फोटोसिंथेसिस हुआ है, लेकिन उसके साथ एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जो हमारे लिए कहीं ना कहीं यूजफुल है, दैट इज ऑक्सीजन. शो किया गया है बाई इक्वेशन फोटोसिंथेसिस को 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water combine in the presence of chlorophyll and sunlight to form glucose and 6 molecules of oxygen. So here glucose is the main product for photosynthesis and oxygen is the byproduct for photosynthesis. तो यहाँ पर हमने जाना प्रकाश संश्लेषण क्या है. प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें हरे पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मदद से सनलाइट और क्लोरोफिल वहां पे होने ही चाहिए तभी ये प्रोसेस होता है. और यहाँ पर ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है यानी सह उत्पाद है जो इस प्रोसेस में रिलीज होता है. यहाँ पर हमने देखा फोटोसिंथेसिस को बाय इट्स इक्वेशन 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल वाटर के कंबाइन करके बनाते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस. अब हम जानेंगे कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. The process of photosynthesis take place in green leaves of the plant. यहाँ पर कहा गया है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सिर्फ ग्रीन लीव्स में ही होती है. तो हम कह सकते हैं किचन ऑफ द प्लांट इज ग्रीन लीव्स यानी एकमात्र ग्रीन लीव्स ऐसी साइट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है. ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के दौरान यानी यहाँ पर ऑक्सीजन एक सह उत्पाद है जो फोटोसिंथेसिस में मेन प्रोडक्ट यानी ग्लूकोज के साथ बनता है. द फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज. और जो फूड फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है वह बनता है एक सिंपल शुगर जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज. एंड फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6. नेक्स्ट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च. प्लांट्स जो फूड बनाते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं लेकिन अब जो ग्लूकोज बनी और एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बची उसको वो स्टोर करते हैं एक कॉम्प्लेक्स फूड की फॉर्म में दैट इज स्टार्च. यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल टुगेदर फॉर्म स्टार्च मॉलिक्यूल. दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो यहाँ पर स्टार्च बना है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को एडअप करके अब ये प्लांट्स के सभी पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है फॉर इट्स फ्यूचर यूज. During photosynthesis, green plants convert sunlight energy into chemical energy by making carbohydrate. As we know, glucose as well as starch, carbohydrate. So we can say that plant convert sunlight, sun energy into chemical energy. यहाँ पर हमने मेन पॉइंट्स को जाना फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड. फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स में ही होता है. ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है. फूड बनता है फोटोसिंथेसिस में दैट इज ग्लूकोज. एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. कहाँ स्टोर होता है? प्लांट्स के सभी पार्ट में जाके स्टोर हो जाता है. और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी का कन्वर्जन होता है फ्रॉम सनलाइट टू केमिकल एनर्जी. ये शो किया गया है बाय डायग्राम. ऑक्सीजन गिवन आउट, ऑक्सीजन निकलते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड इन फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाते हुए एयर में से, सनलाइट प्रोवाइडेड बाय द सन दैट इज लाइट एनर्जी and glucose turned into starch and stored in all the parts of the plant. यहाँ पर कहा गया जो ग्लूकोज बनेगा पत्तियों के अंदर वो फिर स्टोर हो जाएगा स्टार्च की फॉर्म में इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वाटर टेकन इन फ्रॉम द सॉइल बाय रूट. और वाटर प्लांट्स रूट के थ्रू सॉइल से ऑब्टेन करते हैं. फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट. और फोटोसिंथेसिस की साइट है और किचन ऑफ द प्लांट है लीव्स. वहां पे ही खाना बनता है और खाना बनता है दैट इज सिंपल शुगर ग्लूकोज. और एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में सभी पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है जो कि आगे फ्यूचर में काम आने वाला है या वो हमारे एज अ सोर्स ऑफ फूड भी वर्क करता है. प्लांट्स रूट से वाटर ऑब्टेन करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से ऑब्टेन करते हैं. और फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस होता है. ये अब जानते हैं द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. किन किन चरणों में फोटोसिंथेसिस क्रिया पूरी होती है? फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन फॉलोइंग 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है. फर्स्ट स्टेप इज एब्सॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल.
क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट की एनर्जी को एब्सॉर्ब किया जाना, दैट इज फर्स्ट स्टेप फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट स्टेप, conversion of sunlight energy into chemical energy and splitting of water into hydrogen and oxygen by sunlight energy. In second step, the energy absorbed by chlorophyll, that is sunlight energy, is used to split up water into hydrogen and oxygen. Light energy convert into chemical energy. Next, last step for photosynthesis is reduction of carbon dioxide by hydrogen to form carbohydrate like glucose. As we know, carbon dioxide is CO2 molecule. It has no hydrogen. So here addition of hydrogen takes place. That's why it is the reduction of carbon dioxide gas. थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिडक्शन होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन हमें सेकंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल टूटकर मिली है वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ऐड होकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाती है। जैसे यहाँ पर कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है टू फॉर्म द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमने जाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ओवरऑल 3 स्टेप्स में पूरा होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप होगा एब्सॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के थ्रू प्रकाश को, सनलाइट को एब्सॉर्ब किया जाना। सेकंड स्टेप में ये सनलाइट एनर्जी यूज की जाती है वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट अप यानी तोड़ने के लिए इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज सनलाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी इन सेकंड स्टेप। In third step, the hydrogen release in second step is used to form glucose molecules. जो हाइड्रोजन यहाँ पर सेकंड स्टेप में रिलीज हुई है उसको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ एडअप करके ग्लूकोज बनाया जाता है। नेसेसरी कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? मेजर 4 कंडीशंस यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट, सनलाइट का प्रेजेंट होना। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड, क्लोरोफिल। फोर्थ, वाटर एंड मिनरल्स। सनलाइट सूर्य से प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर से लेते हैं प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू। क्लोरोफिल ऑलरेडी उनकी ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है इन क्लोरोप्लास्ट। वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स रूट के थ्रू एब्सॉर्ब करते हैं जो कन्वे किया जाता है टू द लीव्स थ्रू जाइलम। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर होते हैं? तो यहाँ पर सिर्फ 2 रॉ मटेरियल ही रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेकंड, वाटर। तो हमने यहाँ पर जाना नेसेसरी कंडीशंस को फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसमें हमने 4 कंडीशन को पढ़ा। इन 4 कंडीशन के होने पर ही फोटोसिंथेसिस होता है। अगर यहाँ पर 4 कंडीशन में से कोई सी कंडीशन एब्सेंट होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन सनलाइट का प्रेजेंट होना, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, थर्ड क्लोरोफिल एंड फोर्थ वाटर एंड मिनरल्स। रॉ मटेरियल्स हमने जाने, 2 रॉ मटेरियल की मेजर रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। लेट अस डिस्कस द एक्सपेरिमेंट to show that sunlight is necessary for photosynthesis. अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है जिसमें शो किया गया है सनलाइट जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। तो ये जानते हैं किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे पॉटेड प्लांट लिया है, मतलब एक गमले का पौधा लिया है। 1 लीफ पार्शियली कोट विद एल्यूमिनियम फॉइल एंड केप्ट इन सनलाइट। एक लीफ लेकर उसको पार्शियली मतलब आधा उसको एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया है। जैसे यहाँ शो किया गया है, एक गमले वाला पौधा लिया, इसकी एक पत्ती ली, इस पत्ती के थोड़े से पार्ट को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया है ताकि वो सनलाइट को एक्सपोज ना हो। पार्ट ऑफ द लीफ एक्सपोज टू द सनलाइट। अब जो बचा हुआ हिस्सा है जिस पर हमने एल्यूमिनियम फॉइल नहीं लगाई है वो सनलाइट में एक्सपोज हो रहा है। ये पोटेड प्लांट है जिसकी ग्रीन लीव्स ली है। सेकेंड स्टेप, क्लोरोफिल बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम ग्रीन लीफ बाय बॉइलिंग इन एल्कोहल। अब सेकेंड स्टेप में जिस लीफ को हमने एल्यूमिनियम फॉइल से रैप किया है उस लीफ को हमें एल्कोहल यानी इथेनॉल में बॉइल करना है टू रिमूव आउट द ग्रीन कलर पिगमेंट यानी क्लोरोफिल ऑफ द लीफ। तो यहाँ पर दिखाया गया है, एक बीकर लिया, इस बीकर में अल्कोहल फिल किया गया है, इस लीफ को यूज करा है यहाँ पर जिसको हमने एल्यूमिनियम फॉइल से रैप किया और इसको यहाँ पे वाटर बाथ किया है। वाटर बाथ मतलब डायरेक्ट हीटअप नहीं किया, नीचे वाटर एक यहाँ पे बाथ रखा है या बीकर रखा है बड़ा, उसके बाद हमने बीकर रखा है अल्कोहल का। और ये इस वजह से रखा गया है क्योंकि अल्कोहल बहुत ज्यादा इग्निशियस सब्सटेंस है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो इस वजह से बचाने के लिए यहाँ पर हम इसको वाटर बाथ कर रहे हैं, इनडायरेक्ट हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो लीफ का क्लोरोफिल है वो यहाँ पर रिमूव आउट हो जाता है। थर्ड स्टेप, क्लोरोफिल रिमूव्ड लीफ। अब इसको हमें वाटर से क्लीन करना है। आयोडीन सॉल्यूशन बीइंग पोर्ड ओवर डिकलराइज्ड लीफ। फोर्थ स्टेप में जो लीफ हमने
यूज की है, जो लीफ हमने डीकलराइज की है और वाटर से क्लीन की है, उसको हमें अब आयोडीन सॉल्यूशन के थ्रू चेक करना है। तो यहाँ पर दिखाया लीफ है, उसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन को बाय ड्रॉपर यूज करके हम उसे डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो हमें यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर अगर दिखाई देता है तो ये स्टार्च की प्रेजेंट को शो करता है, लेकिन ब्लू ब्लैक कलर अगर दिखाई नहीं देता तो स्टार्च अब्सेंट होता है। तो यहाँ जिस पोर्शन को लीफ के सन में एक्सपोज करके रखा था वहां पर ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलता है, लेकिन जिस पोर्शन पे हमने एल्यूमिनियम की फॉइल लगाई हुई थी वहां पर कोई ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस नहीं होता। तो इस कंडीशन में पता चलता है जहां पर सनलाइट लीफ के साथ कांटेक्ट में आई है वहां पर क्लोरोफिल है, लेकिन जिस हिस्से में लीफ के सनलाइट नहीं आ पाई वहां पर क्लोरोफिल नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो एक छोटी सी समरी में बताते हैं इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है। सबसे पहले पोटेड प्लांट लिया, उसके एक लीफ ली, लीफ को एल्यूमिनियम फॉइल से छोटे से पोर्शन को कवर कर दिया है। अब उसका कुछ पोर्शन सन में एक्सपोज है, कुछ पोर्शन लीफ के अंदर है जो सन से एक्सपोज नहीं है। अब हमने इस लीफ को अल्कोहल में बॉइल किया, इनडायरेक्ट बॉइलिंग की है, मतलब वाटर बाथ के थ्रू। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो अल्कोहल है वो इस लीफ को डीकलराइज करा देता है, मतलब जो इसका ग्रीन कलर पिगमेंट यानी क्लोरोफिल है उसको रिमूव आउट करा देता है। जब यहाँ पर लीफ डीकलराइज हो जाए उसको हमें अलग लेना है, वाटर से रेजिन करना है, मतलब क्लीन करना है। वाटर से क्लीन करने के बाद उस लीफ के ऊपर हमें बाय ड्रॉपर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। आयोडीन सॉल्यूशन जहाँ पे स्टार्च होता है वहां पर ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे लीफ का वो सरफेस जो सन से एक्सपोज था वहां पर ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है, लेकिन लीफ का वो पोर्शन जो हमने एल्यूमिनियम फॉइल से कवर किया था, सन से एक्सपोज नहीं रखा था, वहां पर ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इससे शो होता है जहां पर सनलाइट पड़ती है वहां पर ही स्टार्च बनता है, यानी स्टार्च रहता है। जहां सनलाइट नहीं है वहां पर स्टार्च नहीं बना, यानी ग्लूकोज नहीं बना, ग्लूकोज से ही स्टार्च बनता है। तो इससे कंफर्म होता है दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हियर इज नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिसमें हमें शो करना है क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले पार्शियली ग्रीन एंड पार्शियली व्हाइट लीफ। सबसे पहले हमें कुछ ऐसी पत्ती लेनी है जो आधी व्हाइट हो और आधी ग्रीन हो, जिसको हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ ऐसी पत्तियां होती हैं जो आधी ग्रीन होती हैं, यानी आधी पत्तियों में क्लोरोफिल है और आधी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं है, यानी वो व्हाइट या अदर कलर की हो सकती हैं। अब यहाँ पर ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ क्लोरोफिल प्रेजेंट। हमें पता है पत्ती का जिस हिस्से पर ग्रीन कलर है वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। व्हाइट पार्ट ऑफ द लीफ नो क्लोरोफिल, लेकिन लीफ का वो पोर्शन जहाँ पे व्हाइट कलर है वहां पर क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल रिमूव्ड लीफ आफ्टर बॉइलिंग इन अल्कोहल। अब हमें क्या करना है, स्टेप को रिपीट करना है जैसा कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा। सेकंड स्टेप में लीफ के क्लोरोफिल को रिमूव कराना है बाय बॉइलिंग इन अल्कोहल यानी इथेनॉल। तो यहाँ पर हम देखेंगे लीफ डीकलराइज हो चुकी है। अब इस डीकलराइज लीफ पर हमें आयोडीन टेस्ट, आयोडीन सॉल्यूशन बाय ड्रॉपर यूज करना है। तो हम देखेंगे टर्न ब्लू ब्लैक यानी स्टार्च प्रेजेंट ऑन द पार्ट ऑफ द लीफ विच इज ग्रीन इन कलर, but the part of the leaf which is white shows no blue black color, that is no starch present। तो हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, हम यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन को यूज करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो हम यहाँ पर पाते हैं लीफ का वो पोर्शन जो ग्रीन कलर का था वो ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाता है, लेकिन लीफ का वो पोर्शन जो व्हाइट था वहां पर कोई ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं होता। तो इससे कंफर्म होता है क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना नेसेसरी है फॉर फोटोसिंथेसिस। लीफ के जिस पोर्शन में क्लोरोफिल नहीं है वहां पर कोई स्टार्च नहीं है, इसका मतलब वहां पर ग्लूकोज का मैन्युफैक्चरिंग हुआ ही नहीं। आयोडीन सॉल्यूशन बीइंग पोर्ड ऑन डीकलराइज्ड लीफ। तो थर्ड स्टेप में आयोडीन सॉल्यूशन को यूज किया गया है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ एंड दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ से कंफर्म होता है क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। Here is next experiment to show that carbon dioxide necessary for photosynthesis। यानी अब हम इस एक्सपेरिमेंट में जानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, लेकिन कैसे। तो यहाँ पर एक प्लांट यूज किया गया है, उसकी पत्ती को यूज किया गया, लेकिन यहाँ पर लीफ को प्लांट से अलग नहीं किया गया। लीफ का हाफ पोर्शन एयर में रहने दिया एंड हाफ पोर्शन उसका एक बीकर में बंद किया गया। उस बीकर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यूज किया गया। क्यों यूज किया गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH का सॉल्यूशन? बिकॉज KOH एब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि CO2 को एब्सॉर्ब करता है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे बीकर में कोई कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होगी। जो हाफ पोर्शन लीफ का एयर की तरफ है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इजिली अवेलेबल है। अपर पार्ट ऑफ द लीफ है कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड इट, बट द लोअर हाफ ऑफ द लीफ हैज नो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल टू इट। यहाँ पे क्लियर होता है लीफ के हाफ पोर्शन यानी लोअर हाफ में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्योंकि वहां पर KOH को यूज किया गया है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्सॉर्ब करता है। लेकिन अपर हाफ पोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इजीली अवेलेबल है क्योंकि वो एयर में है। क्लोरोफिल रिमूव्ड लीफ आफ्टर बॉइलिंग इन एल्कोहल। अब सेकेंड स्टेप में रिपीट करना है वही स्टेप जो हम करते आते हैं। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर लीफ को डीकलराइज करना है बाय बॉइलिंग इट इन एल्कोहल यानी इथेनॉल। नेक्स्ट, आयोडीन सॉल्यूशन बीइंग पोर्ड ऑन द डीकलराइज लीफ। थर्ड स्टेप में आयोडीन सॉल्यूशन को हमें लीफ के ऊपर डालना है और देखना है ब्लू ब्लैक कलर कहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पर टर्न ब्लू ब्लैक कलर इन द अपर पार्ट ऑफ द लीफ, दैट इज स्टार्च प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द लीफ, but no blue black color on the lower part of the leaf which is dip in the KOH solution. No starch is present. ऑब्जर्व किया लीफ का अपर पोर्शन जो CO2 के साथ एक्सपोज था वहां पर स्टार्च की प्रेजेंस है क्योंकि वहां पर आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। लेकिन लीफ का लोअर पोर्शन जो हमने बीकर में बंद किया था जिसके अंदर KOH सॉल्यूशन रखा था वहां पर कोई ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं होता है आयोडीन सॉल्यूशन पोर करने पर। तो ये शो करता है नो स्टार्च इज प्रेजेंट। It means photosynthesis only take place in that portion of leaf where CO2 is available and no photosynthesis occur in the portion where CO2 is not available. तो यहाँ पे कंफर्म हुआ कि CO2 जहां पर होगी वहीं फोटोसिंथेसिस होता है। CO2 जिस पोर्शन पे नहीं आ पाई वहां पर फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ। This experiment shows that carbon dioxide gas is necessary for photosynthesis. Now let us take a look leaf starch test. What is this test? Leaf starch test. Starch in a leaf can be easily detected in a lab with the help of iodine solution. This test is called leaf starch test or iodine test for starch. Clearly, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है स्टार्च की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए लीफ के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है और इसी कारण इस टेस्ट को लीफ स्टार्च टेस्ट या आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च कहते हैं। तो आइए स्टेप देख लेते हैं एक बार किस तरह से इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। लीफ सबसे पहले लीफ को बॉईल करना है वाटर के अंदर, लीफ इन बॉइलिंग इथेनॉल, फिर लीफ को डीकलराइज कराना है बाय बॉइलिंग इन इथेनॉल। डीकलराइज लीफ इन कोल्ड वाटर। अब जो लीफ डीकलराइज की है जिसका क्लोरोफिल रिमूव आउट किया है उसको कोल्ड वाटर में रखना है। लीफ इन पेट्री प्लेट। अब यहाँ पे एक पेट्री प्लेट होती है। पेट्री प्लेट एक तरह का कंटेनर है जिसमें हम लीफ को रखेंगे, डीकलराइज लीफ को रखेंगे और उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन को हमें पोर करना है यानी डालना है बाय ड्रॉपर। लीफ स्टार्च टेस्ट नेगेटिव, absence of starch in leaf. Dark blue black color leaf starch present, that is leaf starch test positive. रिजल्ट में दो कंडीशन शो की गई हैं। फर्स्ट में लीफ स्टार्च टेस्ट नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन डीकलराइज लीफ पे पोर आउट करने के बाद कोई ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं हुआ जो इंडिकेट करता है स्टार्च की एब्सेंट को। रिजल्ट में डार्क ब्लू ब्लैक कलर लीफ का हमें दिखाई देता है आफ्टर पोरिंग द आयोडीन सॉल्यूशन ऑन डीकलराइज लीफ, जो इंडिकेट करता है स्टार्च प्रेजेंट इन द लीफ एंड इट इज द पॉजिटिव लीफ स्टार्च टेस्ट एंड इट इज नेगेटिव लीफ स्टार्च टेस्ट। तो यहाँ पर हमने जाना लीफ स्टार्च टेस्ट और आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च क्या है। इसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए लीफ। अगर यहाँ पर डीकलराइज लीफ का कलर ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट होता है आफ्टर पोरिंग द आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, देन इट इज द पॉजिटिव लीफ स्टार्च टेस्ट। लेकिन अगर यहाँ पर ऑन पोरिंग द आयोडीन सॉल्यूशन ऑन डीकलराइज लीफ कोई ब्लू ब्लैक कलर यहाँ पे शो नहीं होता है तो इंडिकेट करता है नेगेटिव लीफ स्टार्च टेस्ट। आइए जानते हैं वेरीगेटेड लीव्स क्या होती हैं। द लीव्स विच आर पार्शियली ग्रीन एंड पार्शियली व्हाइट आर कॉल्ड वेरीगेटेड लीव्स। प्लांट्स सच एज क्रोटोन एंड कोलियस हैव वेरीगेटेड लीव्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी पत्ती आधी ग्रीन और आधी व्हाइट होती है। ऐसे लीव्स को हम वेरीगेटेड लीव्स कहते हैं और एग्जाम्पल है क्रोटोन एंड कोलियस प्लांट्स। क्रोटोन एंड कोलियस प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो वेरीगेटेड होती हैं यानी आधी वो ग्रीन होंगी तो आधी व्हाइट होंगी। ग्रीन पोर्शन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा लेकिन जो व्हाइट पोर्शन है वहां पर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है।
जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है, कुछ पोर्शन लीफ का व्हाइट है, कुछ यहाँ पर पिंक कलर का है और कुछ यहाँ पर ग्रीन है। जब मल्टी कलर लीफ होती हैं उनको हम वेरीगेटेड लीव्स कहते हैं। हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, किस तरह से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं। ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। The carbon dioxide gas enter the leaves of the plant through stomata present on their surface. Each stomatal pore is surrounded by pair of guard cells. Opening and closing of stomatal pore is controlled by guard cells. यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एयर से ऑब्टेन करते हैं फोटोसिंथेसिस पर्पस के लिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स के अंदर एंटर करती है लीव्स पे प्रेजेंट स्टोमेटल पोर के थ्रू, और यहाँ पर स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कराते हैं गार्ड सेल्स, जिसके थ्रू स्टोमेटल पोर ओपन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे फोटोसिंथेसिस पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। तो क्या गया है स्टोमेटा, जिसमें शो किया गया है सबसे पहले एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स द सेल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द परमोस्ट सरफेस ऑफ द लीफ। देन सब्सिडरी सेल्स, यानी जो सेल्स एपिडर्मल सेल्स के बिलो होती हैं, नीचे की तरफ होती हैं, उनको सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। Stomatal pore that is the pore of stomata which is open and closed with the help of guard cells. Next, guard cells the cells which surround the stomatal pore and they open and close the stomatal pore. हमने जाना कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स एयर से ऑब्टेन करते हैं फोटोसिंथेसिस पर्पस के लिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर से प्लांट्स के अंदर एंटर करती है लीफ पर प्रेजेंट स्टोमेटा के थ्रू। अब स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम होता है गार्ड सेल्स का। आइए जानते हैं फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। किस तरह से गार्ड सेल्स स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज कंट्रोल बाय गार्ड सेल्स, ये हम पढ़ चुके हैं। स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का वर्क होता है गार्ड सेल्स का। एंड वाटर फ्लोज इनटू गार्ड सेल्स, दे स्वेल, become curved and cause the pore to open. On the other hand, when the guard cells lose water, they shrink and become straight, close the stomatal pore. तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट शो करता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर को, और सेकंड पॉइंट मेंशन करता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है, जब वाटर गार्ड सेल्स के अंदर फ्लो करता है, जब गार्ड सेल्स अपने अंदर वाटर को लेती हैं तो वो स्वेल अप हो जाती हैं, फूल जाती हैं, और वो एक कर्व शेप ऑब्टेन करती हैं। कर्व शेप आने के कारण यहाँ पे स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। सेकंड पॉइंट में मेंशन किया गया है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, जिसमें कहा गया है गार्ड सेल्स जब वाटर को लॉस करती हैं तो वो श्रिंक करने लग जाती हैं, करना शुरू कर देती हैं, और सिकुड़ने के कारण वे स्ट्रेट हो जाती हैं। स्ट्रेट होकर वो बिल्कुल स्टोमेटल पोर को क्लोज कर देती हैं। आइए देखते हैं इसे डायग्राम की मदद से। यहाँ पर ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है। इसमें दिखाया गया है गार्ड सेल्स स्वेल अप हैं बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, जिसके कारण स्टोमेटल पोर यहाँ पर ओपन है। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है गार्ड सेल्स थोड़ी श्रिंक हैं, जिसके कारण यहाँ पर स्टोमेटल पोर बिल्कुल बंद है। जिसमें हमने जाना गार्ड सेल्स जब एब्जॉर्ब करती हैं तो वो वहां पर स्वेल अप हो जाती हैं। स्वेल अप होने के कारण कर्व शेप ऑब्टेन करती हैं, और कर्व शेप होने के कारण स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। लेकिन जब गार्ड सेल्स वाटर को लॉस कर देती हैं तो वहां पर वे श्रिंक करना शुरू कर देती हैं, और श्रिंक होने के कारण वो स्ट्रेट हो जाती हैं, जिसके कारण स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। अगर हम इसको यहाँ पर डायग्राम से शो करें तो हम ये दिखा सकते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर कुछ इस तरह से। अगर हम यहाँ पर गार्ड सेल्स को कर्व्ड शेप देंगे, पर हम शो कर रहे हैं स्वेलन गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स स्वेल अप कब होती हैं, जब वो वाटर एब्सॉर्ब करती हैं। तो यहाँ पर स्टोमेटल पोर ओपन हुआ, लेकिन जब यहाँ पर वाटर लॉस आउट हो जाता है तो ये गार्ड सेल्स श्रिंक आउट कर जाती हैं, जो अप्रोक्स स्ट्रेट शेप की हो जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे स्टोमेटल पोर ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है। That is the main functioning of guard cells to open and close the stomatal pore. By absorbing the water, stomatal pore get open, और by losing the water by the guard cells, stomatal pore get closed. जानते हैं what is transpiration? Transpiration क्या होता है, किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। Plant release excess water through evaporation through different plant part such as stem or stomata present on the surface of leaves
by process of transpiration. The evaporation of water from the leaf create a suction pull which can pull water to a great heights in the plant. Transpiration help in cooling the plant in hot weather. जो भी एक्सेस वाटर है, जो भी एक्स्ट्रा पानी गया है, वो इवेपोरेशन के थ्रू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स के थ्रू, चाहे तो वो स्टेम है, स्टेम भी दो तरह की होती है, वुड स्टेम और एक सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, लेकिन जो वुड स्टेम होती है उन पर लेंटिकल्स पाए जाते हैं। लीफ पर प्रेजेंट स्टोमेटा के थ्रू वाटर का, इस एक्सेस वाटर का लॉस आउट हो जाना, दैट इज ट्रांसपिरेशन। यहाँ पर ट्रांसपिरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है या प्लांट्स पर ट्रांसपिरेशन का क्या इफेक्ट होता है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट जिसमें कहा गया है इवेपोरेशन वाटर का होना लीव्स के थ्रू क्रिएट करता है सक्शन पुल, और इस सक्शन पुल के कारण ही वाटर एक हाइट तक प्लांट्स तक पहुंचता है, मतलब रूट से लेकर लीफ तक पहुंचता है ड्यू टू द सक्शन पुल विच इज क्रिएटेड बाय द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट में कहा गया है ट्रांसपिरेशन हेल्प इन कूलिंग द प्लांट इन हॉट वेदर। जब गर्मियां होती हैं तो प्लांट्स अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं या कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ओनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जहां पर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वहां पर हमें ठंडक महसूस होती है। ये जो कूलिंग इफेक्ट हमें मिला है ये किसके कारण पॉसिबल है, ओनली ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, क्योंकि प्लांट्स एक्सेस वाटर को लॉस आउट करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू देयर स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स और द सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, या फिर लेंटिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द वुडी स्टेम। अब यहाँ पर दिखाया गया है वाटर एब्सॉर्ब बाय रूट, पानी को एब्सॉर्ब करती है रूट। वाटर ट्रेवल्स अप थ्रू प्लांट, वाटर प्लांट ने एब्सॉर्ब किया है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है, लीव्स तक पहुंचता है। वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम द लीफ पोर्स इन ट्रांसपिरेशन, जो होगा वो वाटर वेपर की फॉर्म में लीफ के पोर से इवेपोरेट कर जाता है, और यही ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जिसके कारण कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और वाटर पर सक्शन पुल एक बनता है। गोइंग टू डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब हम देखते हैं ट्रांसपिरेशन को कौन कौन से कारक हैं जो से इफेक्ट करते हैं, यानी कौन कौन से कारण है, कौन कौन सी बाधाएं हैं जो ट्रांसपिरेशन को बाधित करती हैं। सबसे पहले मेंशन किया गया है इन्वायरमेंटल फैक्टर। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसपिरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है नमी, आसपास जितनी नमी होगी उतना ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। सेकेंड, विंड स्पीड, जितनी तेज हवा चलेगी उतना ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। थर्ड, टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा यानी जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ता है। फोर्थ, लाइट, लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना ज्यादा सूरज चमकेगा लाइट प्रोड्यूस करेगा टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन बढ़ता है। सेकंड फैक्टर, सेलुलर फैक्टर्स। यहाँ पर कुछ सेलुलर फैक्टर्स भी होते हैं जो ट्रांसपिरेशन रेट को इफेक्ट करते हैं, जिसमें पहला आता है स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन ऑफ लीफ। लीफ की स्ट्रक्चर कैसी है, लीफ छोटी है, बड़ी है, ये भी इफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन को। लीफ की डायरेक्शन किस तरह से, कुछ लीफ होती है छोटी, जैसे कि लेमन की हम लीफ देख छोटी है, वहीं पे जो बनाना है उसकी जो लीफ है बहुत बड़ी होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ी लीव्स पर स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लोअर सरफेस ज्यादा होता है कंपेयर टू अपर सरफेस। वहीं पर जो छोटी लीव्स हैं, स्मॉल लीव्स हैं, जैसे कि लेमन की, वहां पर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है ऑन द अपर एज वेल एज लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर और डायरेक्शन लीफ की इफेक्ट करती है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। नेक्स्ट, वाटर इन द प्लांट, प्लांट के पास पानी कितना है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में तो सिर्फ एक्सेस वाटर का लॉस्ट होता है। अगर प्लांट के पास एक्सेस वाटर है ही नहीं तो ट्रांसपिरेशन रेट ऑटोमेटिकली घट जाता है। नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, अब यहाँ पर नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया जितना छोटा लीफ होगा स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अपर और लोअर सरफेस पे इक्वल होता है, लेकिन जितनी बड़ी वहां पर लीफ होगी स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन लोअर सरफेस पे ज्यादा होता है कंपेयर टू अपर सरफेस। स्टोमेटा वहां पर सन से प्रोटेक्टेड रही। ये कुछ सेलुलर फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को, जिसमें लीफ की स्ट्रक्चर, लीफ की डायरेक्शन, लीफ किस तरह से अरेंज है प्लांट पर, यह भी इफेक्ट करता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। वाटर कितना है प्लांट के पास और स्टोमेटा के नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन भी इफेक्ट करेंगे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। जितने ज्यादा स्टोमेटा उतना ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, अगर स्टोमेटा कम है तो ट्रांसपिरेशन भी कम है। बड़ी लीफ पर स्टोमेटा ज्यादा पाए जाएंगे, छोटी लीफ पर स्टोमेटा कम। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन होना क्यों जरूरी है या इसका क्या इंपॉर्टेंस है,
तो इसमें सबसे पहला है ट्रांसपिरेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग इफेक्ट। जैसा कि मैं पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ, ट्रांसपिरेशन कूलिंग इफेक्ट क्रिएट कराता है। सक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग मोर ट्रांसपिरेशन, जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज्यादा वहां पर सक्शन पुल क्रिएट होता है वाटर पर, जिसके कारण वाटर रूट से अगेंस्ट ग्रेविटी लीफ तक पहुंचता है। प्लांट्स गेट ए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स में जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉपरली हो पाता है ओनली ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। पॉइंट, ट्रांसपिरेशन हेल्प इन मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ सेल्स एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ट्रांसपिरेशन मदद करता है सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ सेल डिवीजन में भी ट्रांसपिरेशन यूजफुल होता है। ये जानते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की क्या कमियां हैं या ट्रांसपिरेशन से प्लांट्स को क्या नुकसान है। इवन थो ट्रांसपिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इट हैज फ्यू ड्रॉबैक्स। ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, लेकिन उसके साथ कुछ इसकी कमियां भी हैं। सबसे पहला पॉइंट है विल्टिंग ऑफ लीव्स। Due to excess transpiration during high temperatures, wilting and loss of turgidity is quite common, which in turn reduce photosynthesis and other metabolic process of the plant. तो यहाँ पर कहा गया है जब टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होने का मतलब है हॉट समर डेज, जब बहुत ज्यादा गर्मियों के दिन होते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण एक्सेस ऑफ वाटर लॉस्ट होता है ट्रांसपिरेशन में। और एक्सेस ऑफ वाटर लॉस्ट होने के कारण प्लांट की जो सेल्स की टर्जिडिटी है वो वहां पर लॉस्ट हो जाती है। फोटोसिंथेसिस रेट भी रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण मेटाबॉलिक प्रोसेस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है और वहां पर हाई टेम्परेचर होने के कारण बहुत ज्यादा पानी, एक लिमिट से ज्यादा पानी प्लांट लॉस्ट आउट कर देता है, जिसके कारण वहां पर टर्जिडिटी सेल्स की, यानी जो सेल की एक स्ट्रक्चर है उस पर इफेक्ट आता है, फोटोसिंथेसिस घट जाता है और प्लांट की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जो प्लांट्स की मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उन पर इफेक्ट आता है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ एनर्जी। A lot of energy is lost during transpiration for absorption and conduction of water, as 98 to 99% of absorbed water is lost through transpiration. इस कंडीशन में मेंशन किया गया है लॉस ऑफ एनर्जी को। अब लॉस ऑफ एनर्जी किस तरह से होता है, अगर वहां पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एक्सेस में है, ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हो गया है, अब इस कारण क्या होगा, एक्सेस ऑफ वाटर लॉस्ट होगा। जो भी प्लांट ने वाटर एब्सॉर्ब किया था, कंडक्ट कराया था अगेंस्ट ग्रेविटी रूट से लेकर लीफ तक, उसमें जो एनर्जी लगाई थी वो वहां पर वेस्ट आउट हो जाएगी। और अगर वहां पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई हुआ, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई होने का कारण हाई टेम्परेचर हो सकता है, विंड स्पीड ज्यादा हो सकती है, ह्यूमिडिटी बहुत कम हो सकती है, या फिर लीफ पर स्टोमेटा की नंबर्स ज्यादा हो, डिस्ट्रीब्यूशन स्टोमेटा का बहुत ज्यादा हो, लीफ का सरफेस बहुत ज्यादा हो, ये कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ सकता है। और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ने के कारण एक्सेस ऑफ वाटर लॉस्ट होगा, जिसके कारण जो प्लांट ने एनर्जी लगाई थी वाटर को कंडक्ट कराने के लिए अगेंस्ट ग्रेविटी रूट से लेकर लीफ तक पहुंचाने के लिए, वो सब वेस्ट हो जाएगी। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस रेट भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड ग्रोथ। Due to transpiration, water availability inside the plant get reduced, thus giving the plant shortened growth. अगर यहाँ पर ट्रांसपिरेशन रेट प्लांट का हाई हुआ तो उस कारण यहाँ पर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है प्लांट्स के लिए वो कम होगी, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस रेट कम होगा। फोटोसिंथेसिस रेट कम होगा तो वहां पर फूड की अवेलेबिलिटी कम होगी, फूड की अवेलेबिलिटी कम होगी तो अल्टरनेट प्लांट की ग्रोथ कम होगी, विच इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ भी इस तरह से इफेक्ट होती है हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के थ्रू। और हमने जाने ट्रांसपिरेशन की कुछ डिसएडवांटेजेस। एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन रेट होने के कारण फोटोसिंथेसिस रेट इफेक्ट होता है, फोटोसिंथेसिस रिड्यूस होने के कारण प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट आता है, प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा तो इस कारण यहाँ पर हम कह सकते हैं प्लांट्स की एनर्जी लॉस्ट होती है। जो भी प्लांट ने एनर्जी लगाई थी वाटर को अगेंस्ट ग्रेविटी पुल करने के लिए, लीफ तक पहुंचाने के लिए, वो वहां पर सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी अगर उसका ज्यादा से ज्यादा पानी ट्रांसपिरेशन के दौरान इवेपोरेट हो जाता है। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ हाई ट्रांसपिरेशन रेट। हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे हैं, हमने फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल दो ही पढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम पढ़ चुके हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, जिसमें हमने जाना प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एयर से ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट ऑन देयर लीफ सरफेस। लेकिन अब क्वेश्चन आता है प्लांट्स किस तरह से वाटर को ऑब्टेन करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। हाउ प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस।
The water required by the plant for photosynthesis absorbed by the roots of the plant from the soil through the process of osmosis. The water absorbed by the root of the plant transported upward through xylem vessels to the leaves where it reach the photosynthetic cells and utilized in photosynthesis. प्लांट्स वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं रूट की मदद से सॉइल से। कौन से प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? जो रूट की एपिडर्मिस है, जो रूट की अपर लेयर है, वो वहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है, जिसके थ्रू वाटर सॉइल से रूट के अंदर जाना शुरू करता है। अब सॉइल में वाटर के अमाउंट है ज्यादा और रूट के अंदर वाटर के अमाउंट है कम, तो हम कहेंगे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट कर रहे हैं थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसके कारण यह प्रोसेस हुआ ऑस्मोसिस। अब जो वाटर रूट ने एब्सॉर्ब किया है वो अपवर्ड ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी वो रूट के थ्रू ऊपर की तरफ जाता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल्स, और वो पहुंचता है लीव्स तक। लीव्स में भी कहां तक पहुंचेगा? जो भी फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं लीव्स के अंदर, दैट इज मेसोफिल सेल्स, जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, वहां तक जाइलम वेसल वाटर को ट्रांसपोर्ट कराती हैं। तो इस तरह से प्लांट वाटर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। रूट हेयर एब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। रूट हेयर्स वाटर को और मिनरल्स को सॉइल से एब्सॉर्ब करते हैं। तो यहाँ दिखाया गया है ये रूट है, और रूट हेयर को यहाँ एनलार्ज करके दिखाया गया है, जिसमें दिखाया है एयर और वाटर का ट्रांसपोर्ट रूट हेयर में होते हुए, और ये प्लांट के अपवर्ड डायरेक्शंस में मूव करता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल्स, दैट इज रूट हेयर। ये जो दिखाया गया है ये रूट हेयर है, जो हाईली एनलार्ज करके दिखाया गया है, और ये जो पार्टिकल्स हैं दैट इज सॉइल पार्टिकल्स, और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर गैप है जिनमें एयर फिल है। प्लांट किस तरह से वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं? तो यहाँ पर प्लांट्स वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं रूट हेयर्स की मदद से फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो भी एब्सॉर्ब वाटर किया है रूट हेयर ने, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में जाइलम वेसल की मदद से, और उसको पहुंचाया जाता है फोटोसिंथेटिक सेल्स तक, यानी हम कह सकते हैं लीव्स तक, क्योंकि लीव्स के पास ही फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स, जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में, फोटोसिंथेटिक सेल्स क्या होती हैं, किस तरह से उनकी स्ट्रक्चर होती है, कहां पर वो अरेंज होती हैं, या कितनी तरह की वो सेल्स होती हैं, वो सब हम यहाँ पर जानेंगे। फोटोसिंथेसिस अकर इन द ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक सेल्स और मेसोफिल सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट। जो भी प्लांट्स की फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, यानी जिनको मेसोफिल सेल्स भी कहते हैं ग्रीन प्लांट्स की, उनके पास एक सेल ऑर्गेनेली होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस के लिए मेन साइट होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिल होता है क्लोरोफिल द ग्रीन कलर पिगमेंट। पर डायग्राम शो किया गया है जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्यूटिकल, नेक्स्ट अपर एपिडर्मिस दैट इज अपर एपिडर्मिस। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ रेक्टेंगुलर सेल्स शो की गई हैं जो बहुत टाइटली पैक्ड हैं। इसके नीचे की तरफ कुछ सर्कुलर सेल्स हैं जिनके बीच में थोड़ा एयर स्पेस ज्यादा दिखाया गया है, और इनमें कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई गई हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर शो की गई हैं। यहाँ पर एयर स्पेस ज्यादा दिखाया गया है। नीचे की तरफ गार्ड सेल्स दिखाई गई हैं, गार्ड सेल शो की गई हैं। ये गार्ड सेल्स हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कराती हैं। लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें शो किया गया है सबसे पहले क्यूटिकल, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो लीफ की सबसे ऊपर की लेयर अपर एपिडर्मिस पर चढ़ी होती है। ये लीफ को प्रोटेक्ट करती है वाटर से, ताकि लीफ विल्टिंग से प्रोटेक्टिव हो सके। विल्टिंग लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले दिखाया गया अपर एपिडर्मिस, और अपर एपिडर्मिस के ऊपर है क्यूटिकल। क्यूटिकल एक वैक्सी कोटिंग होती है लीफ की अपर एपिडर्मिस के ऊपर चढ़ी हुई, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। ये वाटर के लॉस्ट को एज वेल एज वाटर के कॉन्टैक्ट को लीफ सेल से बचाती है। क्यूटिकल वाटर को रिपेल करती है, इस तरह से ये लीफ को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इसके नीचे पेलिसेडा लेयर। पेलिसेडा लेयर रेक्टेंगुलर सेल्स हैं, टाइटली पैक्ड है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इनमें कोई स्पेस नहीं होता सेल्स के बीच में, बहुत ज्यादा टाइटली पैक होती हैं, और इनके अंदर भरा होता है क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट में होते हैं क्लोरोफिल।
नेक्स्ट यहाँ दिखाया गया है स्पॉन्जी लेयर। स्पॉन्जी लेयर स्पंज की तरह होती है। स्पंज मतलब जूना जिसमें एयर स्पेस ज्यादा होता है, एयर गैप ज्यादा होता है। तो ये सेल ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप्स की होती हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट और फिर क्लोरोफिल फिल होता है। और यही दो सेल्स पेलिसेडा एंड स्पॉन्जी लेयर ही मिलकर बनाती हैं मेसोफिल सेल्स, दैट इज फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ द प्लांट। इन्हीं सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। यह है लोअर एपिडर्मिस, जो लीफ के सरफेस की सबसे नीचे की सेल्स होती हैं। और लीफ के नीचे वाले सरफेस पे स्टोमेटा सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सन रेज से डायरेक्टली प्रोटेक्टेड होते हैं और इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कराती हैं गार्ड सेल्स, जो यहाँ पे शो की गई हैं। तो ये यहाँ पर ओवरऑल फोटोसिंथेटिक सेल्स के स्ट्रक्चर को शो किया गया है, जिसमें फोटोसिंथेटिक सेल्स जिनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं। मेसोफिल सेल्स के दो पार्ट होते हैं, पेलिसेडा एंड स्पॉन्जी लेयर। पेलिसेडा में सेल्स रेक्टेंगुलर शेप होते हैं, टाइटली पैक होती है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस होती है, वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। स्पॉन्जी लेयर स्पंज जैसी होती हैं, जिसमें सर्कुलर और ओवल शेप की सेल्स होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है, जिसमें एयर फिल होती है, फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। व्हाट आर मेसोफिल सेल्स? मेसोफिल सेल्स क्या होती हैं? मेसोफिल सेल्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ए प्लांट्स लीव्स। They are the largest cell population in leaf and are made up of two types of cells, Pelicida parenchyma and Spongy parenchyma. Mesophyll cells मेन साइट है फोटोसिंथेसिस की प्लांट लीव्स के अंदर। इन सेल्स की जो पॉपुलेशन है या इन सेल्स के जो नंबर है प्लांट की लीव्स के अंदर, वो बहुत ज्यादा होते हैं। पौधों में प्लांट लीव्स ग्रीन कलर की हैं, यानी उनके पास क्लोरोफिल है। अगर क्लोरोफिल है तो वहां पर फोटोसिंथेटिक सेल्स हुई, जिसके कारण हम कहेंगे ये मेसोफिल सेल्स है। मेसोफिल सेल्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है, जिसमें फर्स्ट है पेलिसेडा पेरेंकाइमा और सेकंड स्पंजी पेरेंकाइमा। तो ये डायग्राम है जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें शो किया गया है अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे अपर एपिडर्मिस, इसके नीचे पेलिसेडा पेरेंकाइमा, रेक्टेंगुलर सेल्स टाइटली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दिस सेल्स। नेक्स्ट इसके नीचे स्पॉन्जी पेरेंकाइमा। स्पॉन्जी पेरेंकाइमा सेल्स आर सर्कुलर और ओवल इन शेप विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस विच फिल्ड विद द एयर। लोअर एपिडर्मिस में अधिकतर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, जिनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कराते हैं गार्ड सेल्स, और इनके ऊपर फिर चढ़ा होता है क्यूटिकल। क्यूटिकल इज द अपर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सेल which protect the loss of the water through the leaves। यहाँ पर हमने जाना मेसोफिल सेल्स क्या है। मेसोफिल सेल्स मेन साइट है फोसिस के लिए प्लांट लीव्स के अंदर, और इन सेल्स का जो नंबर है या पॉपुलेशन है वो लीव्स के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। और ये मेजरली दो टाइप की सेल्स से मिलकर बना होता है, पेलिसेडा पेरेंकाइमा सेल्स एंड स्पंजी पेरेंकाइमा सेल्स। अब यहाँ पे पेलिसेडा पेरेंकाइमा सेल्स रेक्टेंगुलर शेप की होती है, टाइटली पैक होती है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस होती है, क्लोरोफिल से भरी होती है। स्पंजी पेरेंकाइमा सेल्स स्पंज जैसी होती हैं, जिनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जिसमें एयर फील्ड स्पेस ज्यादा है। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स है, फोटोसिंथेटिक की मेन साइट्स होती हैं।